नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका। और अग्नि की बैच में आज बोर्ड 15 क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए, तो आपको देखनी है। तो हम उन सवालों की शुरुआत करेंगे आज अपने वीडियोस पे फिर से। तो देखते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा डेली रूटीन है कि हम एक मोटिवेशनल कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना पड़े। निश्चित रूप से कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही पूछ कर जाना पड़ता है। और अगर सफलता की प्यास आपके अंदर है तो आपको तब तक दौड़ते रहना है जब तक कि आपकी प्यास नहीं बुझ जाती, नहीं मिलता। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 160 मीटर लंबी एक ट्रेन 160 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटा की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। बात समझ में आ रही? तो क्या करते हैं कि कितनी दूरी चला, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी हो गई आपकी 160 और प्लस 440 बटा 90। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18। तो ये 500 और एक 600, 600 मीटर, 600 गुणित 18 बटा 90 गुणित 5। 18 पचे 90, 5 पीछे 25 हो गया, 25 चौका 100, 4 छक 24। यानी आपको कुल 24 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको पार, इस पुल या प्लेटफॉर्म को, पुल को पार करने में। बात समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेंगे। बात को समझने की कोशिश करिए कि जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है तो उसको जोड़ लेते हैं। ट्रेन की लंबाई 160 प्लस पुल की लंबाई 440, 600 हो गया। काल 90 किमी प्रति घंटा है, 100 मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 90 गुणित 5/18 यानी 600 बटा 90 गुणित 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा और ये 24 सेकंड का समय आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिए कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये तो बहुत आसान सा सवाल है, समझ लेना। कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर कितना परसेंट है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का। यानी तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। यानी 235/250 विद 100। 25 में 250, 25 चौका 100 और 35 चौका होता है 140। 140/10 का मतलब हो गया 14%। सिंपल सवाल है, कर लेंगे ना। अग्निवीर के में आप इसी तरह के और इसी लेवल के क्वेश्चन पाएंगे जो अभी तक आर्मी जीडी के पेपर होते रहे हैं, उसके एनालिसिस के बेसिस। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि a माइनस बी 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है, तो ए बी का मान क्या दीजिए। बहुत ध्यान दीजिएगा। अब a माइनस बी 3 है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पता है कितना दिया, 29 माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। या ये इधर चला जाएगा तो माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 20 या ab इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन डन। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 1323 में छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग है। तो कुछ नहीं करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करिए। जिसका जिसका पेयर बन जाएगा वो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 23 13 23 भाग दे दीजिए 3 से, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 और 3 एक 1। फिर क्या हो गया, ये 3 से कर लेंगे, 3 एक का 3, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 147। 7 से कर लो, 7 दूनी 14, 7 का 7, फिर 7 से कर लो, 7 के 21, फिर 3 3।
यानी इसका तो पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, एक 3 है इसका पेयर और बना दें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी इस संख्या में 1323 में 3 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या होता है, संख्याएं पेयर में होनी चाहिए, फैक्टर पेयर में होना चाहिए। तो 3 का पेयर नहीं बन रहा था, तो 3 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फैक्टर करेंगे तो 3 निकल आएगा। तो इस तरह से 3 से 1323 में अगर 3 से गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसी प्लाट की लंबाई 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, सवाल यह है कि किसी प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। ध्यान, ये मैं इसको बना दे रहा हूं। लंबाई, किसी प्लाट की लंबाई चौड़ाई की चौड़ाई की 4 गुनी है। खेल का मैदान जिसका जिसकी माप जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है, प्लाट का एक तिहाई भाग घेरे हुए है, प्लाट की लंबाई क्या है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि कोई प्लाट है, प्लाट के अंदर एक खेल का मैदान है जो 1200 स्क्वायर मीटर का है या 1200 वर्ग मीटर का है। तो कह रहे हैं वह पूरे प्लाट का 1/3 भाग घेरे हुए है। तो समझने की कोशिश करिए कि प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा। प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, प्लाट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1200, मैदान का क्षेत्रफल है और इसका 3 गुना है प्लाट का क्षेत्रफल, तो बराबर 3600। और प्लाट की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई x है तो लंबाई 4x, ठीक है। तो 4x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3600, या एक्स स्क्वायर बराबर 900 या x बराबर 3। क्या कह रहे हैं, प्लाट की लंबाई, तो प्लाट की लंबाई कितनी है, लंबाई है 4x, तो 4x बराबर 100, यही प्लाट की लंबाई हो जाएगी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि एक प्लाट है, उस प्लाट के अंदर उस प्लाट की जो लंबाई है वो चौड़ाई का 4 गुना है, और उस प्लाट के अंदर 1200 वर्ग मीटर का एक खेल का मैदान है जो कि प्लाट के क्षेत्रफल का एक तिहाई है, या यूं कह सकते, या ये कह सकते हैं कि जो खेल का मैदान है वो प्लाट का एक तिहाई भाग घेरती है। तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1200 × 3 3600। और अगर लंबाई, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x मल्टीप्लाई करेंगे क्षेत्रफल लंबाई बड़ी चौड़ाई 4x इंटू एक्स इक्वल टू 3600, 4x स्क्वायर इक्वल टू 3600, x स्क्वायर इक्वल टू 900, x स्क्वायर x इक्वल टू 30। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 4x यानी 120। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को, सिग्नल को, पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दूरी पूछ रहा है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल से समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल क्या दे दिया, 40 25 कितना हो गया, विपरीत समान दिशा में चल रहे हैं ना, समान दिशा में चल रहे हैं तो चालों का अंतर निकाल लेंगे। ये 40 है और ये 25 है, इनका अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 और समय हो जाएगा 48 सेकंड। ठीक है, काट लेते हैं, 7 18 और 6 48, 3 5 15, 25 8 200। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 200 मीटर। कोई तकलीफ नहीं ना भाई, ट्रेन कितनी दूरी चलेगा। देखिए सापेक्षिक चाल का सिद्धांत समझ लीजिए, जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो चालें जुड़ जाती, हाँ, और या कोई भी दो चीजें जब विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो चालें जुड़ जाती हैं, और समान दिशाओं में गतिमान हो तो चालें घट जाती हैं। तो चाल जो है 40 और 25 का अंतर, परिणामी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और जो समय है वो आपके पास कितना है, समय 48 सेकंड का है, और ये जो चाल है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इस प्रकार दूरी कितनी में जाती है, 200 मीटर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना यार। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 बुरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
अभी तक आप सवाल आता था कि ये एक काम को 12 दिन में करता है, अभी उसी काम को 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यही पहले निकालना है हमको कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक उस काम को जितने दिन में करेंगे उसका 5 गुना काम उसके 5 गुने दिन में करेंगे। काम जितना बढ़ता जाएगा दिन उतना बढ़ता जाएगा उस अनुपात में। तो ध्यान देना, सिंपल सा सवाल ये है कि एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और भी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। 24 एलसीएम हो गया, 12 दूनी 24, 8 त्रिके 24, ये 5 हो गया। तो एक कितने दिन में पूरा करेगा, दोनों मिल जाएगा। ये क्या है, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया आपको, 5 आ गया। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 24/5 दिन लगेगा। और 5 गुना काम करना है तो 24/5 दिन में जो काम हो रहा है उसका 5 गुना काम करने में दिन भी 5 गुना लगेगा। 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा, 24 डेज। कोई तकलीफ नहीं ना, समझ पा रहे हो। कह रहे हैं कि ए काम को 12 दिन में और बी उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को 24/5 दिन में करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। उसी काम को 24/5 दिन में करेंगे अगर, तो अगर 5 गुना काम कराना है तो दिन भी 5 गुना लगेगा। तो 24/5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15 से पूर्णतः विभाज्य। बहुत सिंपल सा सवाल है, इस सवाल में फंसने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई संख्या 15 से कटेगी, पूर्णतः विभाज्य, तो 3 से और 5 से भी विभाज्य होगी। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 5 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कटेगी। 9 9 18 5 18 5 23, ये नहीं होगा, खत्म। ये 9 8 17 17 5 22, 3 से नहीं कटेगा, खत्म। बचा कितना, 900 और 990। 9 9 9 9 18, 3 से कटेगा और 0 है तो 5 से भी कटेगा। 990 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 से विभाज्य होगी। बस चेक कर लेना, 3 से 5 से जो कटेगा वो 15 से भी कटेगा। क्लियर है ना मेरी बात। अगला सवाल ध्यान देना, अगर सवाल नहीं समझ में आया, 15 से भाग देने का मतलब यह है कि जो भी संख्या 15 से कटेगी वो सेपरेटली 3 और 5 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ के सी और डी दो ऑप्शन ऐसे थे जो 3 से डिविजिबल नहीं थे, 5 से तो डिविजिबल थे, तो ये दोनों हो नहीं सकते। लास्ट के दो, पहले दो ऑप्शन 990 और 900, ये दोनों क्या है, 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन वहां बड़ी से बड़ी कह रहा है तो 990, छोटी से छोटी कहता तो शायद हम 900 पे कंसीडर करते, तो फिर और पीछे जाना पड़ता, बड़ी से बड़ी संख्या 990 होगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई का दोगुना हो और चौड़ाई 6 मीटर हो तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कहते हैं। यदि लंबाई चौड़ाई आपको निकालना है तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l + b, लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 252। तो 2 मान लेते हैं हम कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। अगर भैया मान लिया चौड़ाई b x है तो l कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और ऊंचाई h 6 दिया हुआ है बराबर 252। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 18 दूना 54। इसको काटेंगे तो ये x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 7। काट लेते हैं, 126 से काट लें, 6 दूनी 12, 1, 3 से काट लें तो 7, यानी यल x 7 मिल गया, x बराबर 7 मिल गया, x बराबर 7 मिल गया। और ये क्या हो गया, ये चौड़ाई है और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या है, 2x है, 2x बराबर 14, ये बराबर हो गया l। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, l इंटू बी, l इंटू बी बराबर 14 गुणित 7, क्या जाएगा 98 वर्ग मीटर, 98 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। आगे सवाल देखना, अगला सवाल कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में 660 और 12 वर्ष में 740 हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। सिंपल सा सवाल है, कह रहे हैं कि 12 साल में कोई धन होगा, कोई धन नहीं पता अपने को, वही निकालना है कब। तो देखो कह रहे हैं कि 12 साल में कोई धन 12 साल में 740 हो जाता है, 8 साल में कितना हो जाता है, 660। तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया, ध्यान दो जरा सा, 4 साल का ब्याज हो गया 40 इधर 40 उधर 80, यानी 4 साल में कितना ब्याज मिला भाई, 4 साल में जो हमको ब्याज मिला
वो 80 मिला, ठीक है ना। 4 साल का ब्याज अगर 80 हो गया तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बता सकते हो? 8 साल का ब्याज हो गया 160 ब्याज, ये भी ब्याज। अब 8 साल बाद राशि कितनी हो गई थी ये ध्यान दो। 8 साल बाद राशि हो गई थी, 8 साल में कोई पैसा कितना हो गया था? 160। इसमें ब्याज कितना है? 160। तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 500। और 500 रुपए में देखो भैया 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? यहां से 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 20। अगर 20 रुपए ब्याज मिल रहा है 500 पे 1 साल में, तो दर आर कितनी हो जाएगी? दर आर हो जाएगी 20/500। आर इक्वल टू हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा? 20/20। ऐसे समझ लो कि 500 रुपए का 1 साल में कितना मिल रहा है? 20 रुपए। तो 100 रुपए का 1 साल में कितना मिलेगा? 4 रुपए। यही तो दर होता है। तो दर कितना आ गया? 4%। बी ऑप्शन सही है। कर लोगे ना? अगर यहाँ दिक्कत है कहीं पे भी, अगर किसी सवाल में दिक्कत होती है तो आप सवाल के उस क्वेश्चन के चैप्टर को देखिए कि वो किस चैप्टर का सवाल है। हमारा चैप्टर वाइज कंटेंट भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां जाएंगे और जब आप चैप्टर वाइज कंटेंट को पढ़ लेंगे ना पूरा, पहले पार्ट से लास्ट पार्ट तक, तो आपको उस चैप्टर में किसी भी तरह का सवाल हो कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा आपका। आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट तो जो अच्छा होगा और शॉर्ट ट्रिक्स जो मिलेंगे आपको वो बहुत बेहतरीन है। तो आप वहां से चैप्टर वाइज कंटेंट भी पढ़ते चलिए। साथ ही साथ अगला सवाल देखिएगा कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 1 किमी 10 मिनट में तथा धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में नाव चला सकता है। अब बात समझो सवाल क्या है, इसको फ्लो में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आराम से पढ़ने की जरूरत है। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 1 किमी 10 मिनट में तथा धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में, वही 1 किमी 30 मिनट में नाव चला सकता है, तो धारा की चाल। अब आप मुझे एक बात बताओ, धारा के अनुकूल वो 10 मिनट में कितना जा रहा है? 10 मिनट में वो जा रहा है 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 60 मिनट में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 6 किमी प्रति घंटा जाएगा। ये धारा की नाव के साथ चाल है x+y। और कह रहा है कि विपरीत यानी x-y 30 मिनट में कितना? 30 मिनट में 1 किलोमीटर यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल। तो धारा के साथ चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल क्या आ जाएगी? धारा की चाल निकालनी होती है तो क्या करते हैं? धारा की चाल होती है दोनों की चाल का अंतर बटा 2 यानी 2 किमी प्रति घंटा। अगर इसी सवाल में नाव की चाल पूछता तब क्या करते? दोनों को जोड़ लेते, 6+2/2 यानी 4 किमी पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन में धारा की पूछ रहा है तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 2 किमी प्रति घंटा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तुओं की खरीद का दाम 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के विक्रय के दाम के बराबर है। देखिएगा ध्यान से, दाम के बराबर है तो प्रति सैकड़े कितना लाभ हुआ? ध्यान दीजिएगा, दर पूछ रहे हैं, लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं, या यूं कह लीजिए प्रति सैकड़ा कितना लाभ हुआ। तो बात समझो कि कह रहा है कि 5 का सीपी 4 के एसपी के बराबर है, या सीपी बाई एसपी कितना है? सीपी बाई एसपी 4/4/5। कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का मतलब ही होता है प्रति सैकड़े। तो 4 1 बटा प्रॉफिट ए का है 1/4 यानी 25% का प्रॉफिट है, यानी हर 100 पर कितना प्रॉफिट है? 25 रुपए का प्रॉफिट। तो ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 25 रुपया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए संबंधे बी 2 संबंधे 3 है, बी संबंधे सी 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है और सी संबंधे डी 10 संबंधे 19 है। तो ए संबंधे बी संबंधे तो एडी का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। तो ध्यान देना एबीसीडी का क्या रेशियो दे रहे हैं। और डी ए बी क्या है? 2:3 है, 2:3 है। बीसी 4:5 है, बीसी 4:5 है। सीडी 10 और 9 है, 10 9 है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इसका ज्ञात करिए कि क्या होगा।
देखो ये 4 है, यहाँ पे 4 कर लेंगे और यहाँ पे 5 कर लेंगे। ठीक, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी सबका गुणा कर देंगे। 80, 120, 150 और ये भी होगा ना, ये यहाँ पे। ठीक है, आते हैं 15, 15 नवा 100। कह रहे हैं एडी का अनुपात क्या होगा, तो एडी कितना हो जाएगा, ए संबंधे पी, ये बराबर हो जाएगा 80 संबंधे 100। ये सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1.8, 2.7, नहीं 0.24, 1.8, 2.7 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को कैसे करते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ में इसको बताया है। कह रहा है कि 0.24, 1.8 और 2. इसको आप पहले फ्रैक्शन में बदलो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। देखो यार, सबसे पहले ये देखना है कि दशमलव का सबसे अधिक कहाँ अंक है, में है, तो इसको इसके डिनोमिनेटर में कितना है 100, सबके डिनोमिनेटर में आपको यही लाना है 18/80/100। तो ये लिख देना 18/10, इसको 27/10, इसको 270/, एचसीएफ निकालना। इसका एचसीएफ क्या होगा, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएफ। तो 24 लिख लेते हैं, 24, 180, 270 का एचसीएफ बटा 100 का एलसीएम, ये बराबर हो जाएगा 24, 180, 270। इसका एचसीएफ आपको मिलेगा 12, सॉरी 6 मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा, 12 से 270 निकलेगा, 6 मिलेगा। और एलसीएम इसका बटा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया। बात अगर इसका एलसीएम की हो जाए, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऐसे निकलेगा, क्या निकलेगा 24, 180। और अब देखो यार, ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 0.06 एचसीएफ आया तो वो सिर्फ एक ऑप्शन ए में है, इसलिए एलसीएम वाला भी इसी के ऑप्शन का सही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा दूं कि 24 है, 180 है, 270 है, ठीक है ना, बटा इसका एलसीएम लोगे आप, का एलसीएम लोगे और 100 का एचसीएफ लोगे, तो ये बराबर आ जाएगा आपको 1080/100, यानी एलसीएम आ जाएगा 10.8। कोई दिक्कत नहीं, निकालोगे यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ, समझ गया ना। एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 18 पुस्तकों का क्रय मूल्य 216 है। 18 पुस्तकों का क्रय मूल्य 216 है, तो ऐसी 32 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 18 पुस्तकों का मूल्य 216 है। 18 पुस्तक कितने के, 216 रुपए के हैं, तो 32 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 216/18 गुणित 32। सॉल्व कर लीजिए, 9, 16, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 है तो 384। ठीक है, 24 गुणित 16, 300। अग्निवीर के बैच में आज इतना ही। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ, जो अग्निवीर बैच और अग्निवीर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 15 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।